नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ऑफिसर जिद से। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे और जिद ऐसी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे, आपको कामयाब बना दे। दोस्तों इसी जिद, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का अगला टॉपिक, संघ की कार्यपालिका। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि जो सरकार होती है, सरकार, इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये तीनों चीजें केंद्र में अलग होती हैं और राज्यों में अलग होती हैं। व्यवस्थापिका का काम होता है कि कानून का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना, और कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है या क्रियान्वित करती है। ठीक है, और न्यायपालिका अगर किसी प्रकार का इन दोनों में या किसी एक में डिस्प्यूट है तो उनको वहां पर सॉल्व करती है। तो बात हो रही थी संघ की कार्यपालिका की। ठीक है, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि कार्यपालिका में कौन कौन लोग आएंगे और उनके कार्यों को करने की क्या क्या रीतियां हैं, क्या क्या विधियां हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका जो है भाग 5 में वर्णित है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक, ये आपको याद रखना होगा। आर्टिकल 52 से 78 तक हमारा संघ की कार्यपालिका इसके अंदर वर्णित है। अब कार्यपालिका के अंदर, संघ की कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आएगा? भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो आएगा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है वो, और भारत का महान्यायवादी। तो कुछ ये लोग हमारी मिलकर कार्यपालिका को बनाएंगे। ठीक है, तो बारी बारी से इन सब पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक, भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 52 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में यहां पर चर्चा करी गई है। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। तो इस क्लास में दोस्तों हम राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद हैं 52 से लेकर 62 तक, उन सबको हम एक बार में ही एक नजर में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आगे के वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है, निर्वाचन की कौन कौन सी रीतियां होती हैं। ठीक है, चुन गया, उसके बाद अगर उसके ऊपर कोई इंपीचमेंट लगाया गया, महाभियोग लगाया गया, तो उसको हम कैसे पद से हटा सकते हैं, उसके विषय में हम अलग वीडियो डालेंगे। और अगर कोई उसकी जो योग्यताएं हैं, उसकी परिलक्षियां हैं, मतलब उसके वेतन भत्ते, सबसे संबंधित हम एक अलग वीडियो डालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर राष्ट्रपति को एक ओवरव्यू नजर में हम यहां पर आर्टिकल नंबर 52 को 62 से देख लेंगे। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे आर्टिकल दे देता है कि आर्टिकल नंबर 58 में क्या है, आर्टिकल नंबर 52 में क्या है, आर्टिकल नंबर 53 में क्या है, आर्टिकल नंबर 60 में क्या है, या दे देगा कि महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए कौन सा आर्टिकल है। ठीक है, तो इस तरह के कुछ सवाल वहां पर डायरेक्ट दे देता है, तो इसलिए आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 52 की। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। ये क्या है? अनिवार्य होगा, अनिवार्य होगा। ठीक है, कहने का मतलब होगा ही होगा, है ना। इसके बिना जो हमारा संविधान है वो अधूरा रहेगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा ही होगा। जैसे हमने देखा था ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में व्यवस्था है कि जो राष्ट्रपति वहाँ का होता है, जो सर्वोच्च वहाँ का शासक होता है,
वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब अगर कोई राजा है उसका बेटा भी ही क्या होगा, राजा बनेगा। लेकिन भारत में ऐसी पद्धति नहीं है। भारत में क्या है, जो सर्वोच्च शासक है वो चुना जाएगा, जनता द्वारा चुना जाएगा। हालांकि यहाँ भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जनता सीधे डायरेक्ट नहीं चुनती है उसको, अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है, लेकिन चुना तो जाता है ना, वंशानुगत नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पहले से व्यक्ति है जो राजा है, सर्वोच्च शासक है, उसका बेटा राजा नहीं होगा, है ना। तो ये बात हमारे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं, भारत को गणराज्य बोलते हैं। गणराज्य का मतलब यही होता है कि जो भारत का सर्वोच्च शासक है वो जनता द्वारा चुन के आएगा, वंशानुगत रूप से नहीं वहां पर धारण करेगा अपने पद को। ये चीज हमको ध्यान रखनी होगी यहाँ पर। अब कह रहा है कि भारत का जो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक से तात्पर्य है कि वरीयता क्रम में, ठीक है, ये सबसे पहले नंबर पर आएगा, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे वरीयता क्रम में आएगा। दूसरी चीज क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति, और ये संवैधानिक क्या होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा। समझते हैं संवैधानिक प्रमुख क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख का मतलब होता है कि भले से इस राष्ट्रपति के हाथों में वास्तविक शक्तियां नहीं हैं, लेकिन संविधान की अगर कोई भी बात होगी, चाहे वो विधि बनाने की बात हो या उसमें संशोधन की बात हो, ठीक है, जब तक राष्ट्रपति के साइन या हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वह पूरी तरह से विधि नहीं बन सकती है, पूरी तरह से संशोधन उसमें नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है जो भी कुछ किया जाएगा वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। चाहे किसी प्रकार की कोई संधि करनी है या कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि करनी है या किसी विधि को बनाना है, वो वहां पर नाम किसका चलेगा, राष्ट्रपति का ही चलेगा। कहने का मतलब सिक्का राष्ट्रपति का ही चलना है, काम चाहे कोई भी करे। और अपने काम करवाने के लिए या तो यह स्वयं करेगा, या अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। कहने का मतलब इसको काम करने के लिए इसके लिए अधीनस्थ रखे जाएंगे। अधीनस्थ के रूप में कौन है, इसको परामर्श देने के लिए पूरी मंत्रिपरिषद रखी जाएगी, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि जो भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होंगे, ठीक है। जो भी ट्रीटी होगी, जो भी संधि होगी वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होगी। आखिरी साइन वहां पर राष्ट्रपति ही करेगा, तभी वह जो ट्रीटी हुई है या संधि हुई है या भी कोई कानून बना है वो अमल में आएगा। ये तो रही बात आर्टिकल नंबर 52 की, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 53 की। आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि जो कार्यपालिका की शक्ति होगी, आर्टिकल नंबर 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। कहने का मतलब जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। पूरी शक्तियां किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के नाम से ही संधियां होंगी, राष्ट्रपति के नाम से ही विधि बनाई जाएगी। बिना राष्ट्रपति के साइन की कोई भी विधि या कोई भी कानून अपना मूर्त रूप नहीं ले सकती है, ठीक है। इसीलिए कह रहा है कि जो भी संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। हाँ, वो बात अलग है कि जो राष्ट्रपति है हमारा, वो वास्तविक जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में नहीं है, लेकिन दिखावटी रूप तो राष्ट्रपति ही है। कहने का मतलब जो साइन करेगा, ठीक है, वही तो दिखेगा बाहर से। मान लीजिए कोई कानून बना, लास्ट में यहाँ पर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, तो देखा जाएगा, अगला आदमी जो देखने वाला होगा उसको कहेगा ना कि ये तो अच्छा ये राष्ट्रपति है। कहने का मतलब ये राष्ट्रपति ने बनाया है। तो इस तरह क्या है ना कि दिखावमान तो राष्ट्रपति ही है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथों में है, मंत्री परिषद के हाथ में है। तो आर्टिकल 53 यही कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। बस इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 54 की। आर्टिकल नंबर 54 की, आर्टिकल नंबर 54 कहता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति
का निर्वाचन, इसके बारे में यहां पर चर्चा करी गई है। कहने का मतलब निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग आएंगे, है ना, वो आर्टिकल 54 में यहां पर चर्चा करी गई है। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल में कहने का मतलब है कि कौन कौन राष्ट्रपति को मत दे सकता है। सिंपल एंड सरल भाषा में इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को कौन कौन लोग वोट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके विषय में वहां आर्टिकल नंबर 54 में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले है कौन डाल सकता है, संसद के निर्वाचित सदस्य। यहां पर दो चीजें आई हैं, एक है संसद और एक है निर्वाचित सदस्य। इनको हम बारी बारी से दोनों को डिस्कस करते हैं। संसद का मतलब हो गया कि दोनों सदन, कहने का मतलब राज्यसभा भी, ठीक है, और लोकसभा, दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, कहने का मतलब जो चुन के आए हैं। यहां पर जो मनोनीत सदस्य होंगे, मनोनीत जो सदस्य होंगे, उसको यहां पर वोटिंग करने का कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कौन देगा वोट, निर्वाचित सदस्य देंगे। दोनों, चाहे राज्यसभा और लोकसभा के, दोनों के निर्वाचित सदस्य केवल यहां पर भाग लेंगे। दूसरे नंबर कह रहा है कि जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, उनके निर्वाचित सदस्य, यहां पर भी मनोनीत सदस्यों को हम नहीं लेंगे। सिर्फ कह रहा है यहां पर विधानसभा, ऊपर संसद दिया था, ठीक है, यहां पर विधानमंडल ना कहकर विधानसभा कहा है। इसका मतलब यहां पर जो विधान परिषदें हैं, विधान परिषद हैं, ठीक है, यहां के सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं। तो क्या हुआ, संसद के केवल निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यहां पर विधान परिषद के सदस्य क्यों, क्योंकि जो विधान परिषद है वो कुछ ही राज्यों में है, कुछ राज्यों में ही है, करीब 5 राज्यों में है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर विधान परिषद को हटा दिया गया। कहा भाई कुछ ही राज्यों में है, राज्य है 28 और यहां पर 5 ही 6 जगह है विधान परिषद, तो कहा नहीं, इसको हम हटा ही देंगे। किसको रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा को रखेंगे। तो विधानसभा की क्यों, कौन से सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य। संसद के निर्वाचित सदस्य हो गए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो गए। तीसरी, कुछ यूटीज हैं, कुछ संघ शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये एक्चुअली में पहले यही दो थे, लेकिन बाद में 70वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। 70वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली पांडिचेरी को भी जोड़ दिया गया कि दिल्ली और पांडिचेरी की जो विधानसभाएं हैं, ठीक है, वहां के भी निर्वाचित सदस्य वोट डाल सकते हैं। कहने का मतलब ऐसे संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं हैं, वहां के लोग भी, वहां के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं और वोटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 चीजें निकल गई। पहला संसद के निर्वाचित सदस्य, दूसरा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा यूटीज संघ शासित प्रदेश के दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें कौन कौन मत नहीं दे सकता है, मनोनीत सदस्य जो होंगे वो मत नहीं देंगे, ठीक है, और विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वो मत नहीं देंगे, और इन यूटीज को छोड़कर बाकी यूटीज के सदस्य भी यहां पर वोट नहीं देंगे। ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी होगी। ये तो बात रही हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब हम बात करते हैं कि निर्वाचन की रीति क्या है, कैसे कैसे निर्वाचन होता है, कौन लोग भाग लेंगे, ये डिस्कस हो गया। निर्वाचन कैसे होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 55 में।
आर्टिकल नंबर 55 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या पद्धति, ठीक है, आर्टिकल नंबर 55 के तहत। आर्टिकल नंबर 55 के तहत कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है ना, उसके निर्वाचन, उसको चुने जाने की क्या प्रक्रिया है, क्या रीति है, ठीक है, देखते हैं। पहला है अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और फिर है हमारा गुप्त मतदान। राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि जनता राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट भाग नहीं लेगी, डायरेक्ट वोट डालने नहीं जाएगी। जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा यहाँ पर वोट डाला जाएगा, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, ठीक है, उनके मतों का वहाँ पर वैल्यू निकाली जाएगी और उसके आधार पर यहाँ पर वो वोटिंग करेंगे। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की रीति है, आर्टिकल नंबर 55 में यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ लेते हैं कि ऐसे ही ओवरव्यू के तहत कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या पद्धति है, ठीक है। इस पर हम एक पूरा वीडियो डालेंगे आपको कि कैसे कैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, पूरा हम एक वीडियो डालने वाले हैं, ठीक है। तो उसको आगे की वीडियोस में हम देखेंगे। यहाँ पर बस इतना देखते हैं कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की रीति है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, वहाँ पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है और गुप्त मतदान के तहत। तो अप्रत्यक्ष प्रणाली तो आप जान गए कि डायरेक्ट जनता जो है वहाँ पर भाग नहीं ले रही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी विधानसभाएं हैं या सांसद हैं, ठीक है, उनका प्रतिनिधित्व लिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं डीपली, तो जुड़े रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिसर जित से। अगला है एकल संक्रमणीय मत पद्धति या एकल हस्तांतरणीय। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति कहने का मतलब है कि अपना मत लोग दूसरे को हस्तांतरण कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे ये पूरा डिटेल में हम वीडियो देखने वाले हैं आगे के। और गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान का मतलब होता है कि मतदान को छुपा के करना, है ना। तो गुप्त रूप से मतदान करने यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। ये तो रही बात हमारे आर्टिकल नंबर 55 की। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 56 की। आर्टिकल नंबर 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी? तो इसमें बताया गया कि जो राष्ट्रपति की पदावधि होगी वो 5 वर्ष की होगी। कहने का मतलब कोई भी जो राष्ट्रपति चुना जाएगा वो 5 साल के लिए चुना जाएगा, लेकिन 5 साल से पहले भी यह त्यागपत्र दे सकता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह होगा उपराष्ट्रपति को। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश बीमार है या बाहर गया हुआ है, ठीक है, तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति ही वहां पर पद संभालता है एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति के ना होने पर केवल 6 महीना तक ही, कितना? 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है। उसके बाद मतदान, चुनाव कराना अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारी पदावधि की। राष्ट्रपति 5 साल तक यहाँ पर कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल तक रहेगा यहाँ पर, और अगर उसको त्यागपत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति के हाथों देगा। 6 माह तक वहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है ये, ठीक है। ये तो रही बात हमारी राष्ट्रपति की पदावधि की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 57 की। आर्टिकल नंबर 57 कहता है कि पुनर्निर्वाचन हेतु राष्ट्रपति की पात्रता। कहने का मतलब राष्ट्रपति दोबारा से भी चुने जाने के लिए
वहाँ पर योग्य रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वो दोबारा से नहीं बन सकता है, बन सकता है। हालांकि ऐसा एक ही बार हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के केस में, वो 2 बार राष्ट्रपति बने, बाकी सब एक बार बने। लेकिन हमारे संविधान में यहाँ पर वर्णित भी है कि राष्ट्रपति अगर एक बार बन गया है तो दोबारा से भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है रूल कि एक बार राष्ट्रपति बन गया तो दोबारा से नहीं बन सकता है। पुनर्निर्वाचन के लिए वो हमेशा योग्य रहेगा। ये तो रही बात हमारे आर्टिकल नंबर 56 और 57 की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 58 की। आर्टिकल नंबर 58 कहता है, आर्टिकल नंबर 58 कहता है राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं या अर्हताएं, राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल नंबर 58 में डिस्कस किया गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राष्ट्रपति की योग्यताएं आर्टिकल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 58 में दी गई हैं। कौन कौन सी योग्यताएं हैं? पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। समझ लेते हैं भारत का नागरिक, नागरिक से क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब उसको भारत की सिटीजनशिप, नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ कहीं भी नहीं वर्णित है कि भारत का मूल नागरिक होना चाहिए, कि जन्म से भारत में ही उसका जन्म हुआ हो, ऐसा कहीं वर्णित नहीं है। प्रेजेंट टाइम में अगर वो भारत का नागरिक है तो वो राष्ट्रपति बनने के लिए सक्षम है। जैसे अमेरिका के संविधान में क्या लिखा हुआ है कि मूल नागरिक होना चाहिए, मूल नागरिक होना चाहिए। मूल नागरिक का मतलब जो अमेरिका में ही जन्म लिया है, मूल रूप से अमेरिका का नागरिक है, वही अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। लेकिन भारत के ऐसे केस में ऐसा नहीं है। भारत के केस में क्या है, नागरिक होना चाहिए सिर्फ। नागरिक का मतलब होता है कि उसने किसी भी तरह से नागरिकता प्राप्त कर ली हो, ठीक है, चाहे उसने पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर ली हो, चाहे उसके माँ बाप या दादा दादी में से कोई भी यहाँ पर रहता हो, उसके थ्रू उसको नागरिकता मिली हो। कहने का मतलब जब राष्ट्रपति के चुनाव हेतु वो खड़ा हो रहा है उस टाइम वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बस। मूल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है कि कितनी उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की उम्र का होना चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष से नीचे वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं है, तो 35 वर्ष का उम्र का उसको होना ही होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि लोकसभा, कहां का? लोकसभा सदस्य, है ना, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। वही सारी योग्यताएं इसमें कि पागल दिवालिया ना हो, है ना, ये सारी चीजें। तो लोकसभा सदस्य बनने की सारी योग्यताएं यहां पर रखता हो, उसकी उम्र 35 साल की हो और भारत का वो नागरिक होना चाहिए। चौथा है किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद मतलब होता है कि किसी सरकारी नौकरी में ना हो जहां से उसको अर्निंग आ रही हो, जहां से उसको कहीं से वेतन मिल रहा हो, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान में कुछ ऐसे पद दिए हुए हैं, करीब 50 से भी ज़्यादा हैं, ठीक है, जो बताया कि ये पद हैं लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। जैसे स्वयं राष्ट्रपति का पद, ये बोला राष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है, राज्यपाल हैं, ठीक है, मंत्री हैं, ये सब पद इन्होंने बताया कि ये लाभ के पद नहीं है। अगर इन सब पदों पर, ठीक है, कोई व्यक्ति है तो उसको लाभ का पद ना मानते हुए, है ना, उसको योग्य ठहराया जाएगा कि वो राष्ट्रपति बनने हेतु वहां पर योग्य है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं क्या क्या होगी? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 59 की। आर्टिकल नंबर 59 कहता है कि राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, परिलब्धियां एवं शर्तों के बारे में, ठीक है, राष्ट्रपति की वेतन, भत्ते और परिलब्धियां और शर्तों के बारे में। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या शर्तें होंगी। शर्तें क्या होंगी? शर्तें होंगी कि
राष्ट्रपति किसी भी संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अगर है तो उसे त्यागपत्र देना ही देना होगा यहां से। ठीक। दूसरी चीज कहता है कि राष्ट्रपति के बनने के बाद कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा, कि राष्ट्रपति बन गए और उसके बाद कोई लाभ का पद धारण कर ले, तो ऐसा भी यहां पर पॉसिबल नहीं है। ये तो हो गई बात हमारी शर्तों की। अब कह रहा है राष्ट्रपति की वेतन। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड जो होता है भारत का, वहां से दिया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड मतलब होता है कि जो भारत का खजाना है, ऐसे समझ लो कि जो भारत का खजाना है, ठीक है, उसी को हम भारत की संचित निधि कहते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसका वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो वेतन होगा उसका वो टैक्स फ्री होगा। कहने का मतलब उसके वेतन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को क्या है, 3 लाख से ऊपर हुआ तुरंत टैक्स देना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रपति का कितना भी वेतन हो जाए, ठीक है, उसको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है। और तमाम सारे जो भी भत्ते हैं, चाहे वो भवन हो, हाँ, निःशुल्क भवन मिलता है, निःशुल्क भवन भी मिलता है। तो आप जानते हैं कौन सा भवन मिलता है? राष्ट्रपति भवन। दिल्ली में इसको दिया जाता है निःशुल्क भवन, राष्ट्रपति भवन के रूप में। कार हो गया, मोबाइल हो गया, ये सारे क्या होते हैं, उसके लिए फ्री रहते हैं। तो संचित निधि से उसका वेतन दिया जाता है और तमाम सारे भत्ते दिए जाते हैं और टैक्स, वो भी सब टैक्स फ्री रहता है, और निःशुल्क उसको भवन दिया जाता है। ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 59। इसके तहत राष्ट्रपति के वेतन भत्तों के बारे में यहाँ पर चर्चा करी गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 60 की। आर्टिकल नंबर 60 कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति जो शपथ या प्रतिज्ञा लेता है, ठीक है, उसके विषय में यहां पर चर्चा करी गई आर्टिकल नंबर 60 के तहत। क्योंकि ये जो शपथ है वो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये शपथ राष्ट्रपति को दिलाता है। अगर किन्हीं कारणवश मान लो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो उपस्थित नहीं है, तो वहां पर वरिष्ठतम न्यायालय, वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो यहां पर शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति को। ठीक है। क्या शपथ होती है, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। शपथ होती है कि श्रद्धापूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। श्रद्धापूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। कहने का मतलब संविधान में अपनी निष्ठा रखेगा, ठीक है, किसी प्रकार से संविधान के इतर अलग कोई भी कार्य नहीं करेगा। ठीक है, पूरी तरह से संविधान में निष्ठा रखते हुए अपने कर्तव्यों का क्या करेगा, पालन करेगा। ये तो बात रही श्रद्धापूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करे, और जो भी कार्य उसको उसके पद पर रहते हुए दिए जाएंगे वो पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ वहां पर उसका पालन करने वाला है। अगला कह रहा है कि संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करेगा। समझ लेते हैं तीनों। कह रहा है कि श्रद्धापूर्वक पद के कर्तव्यों का पालन करेगा और संविधान का संरक्षण करेगा, प्रतिरक्षण करेगा और परिरक्षण करेगा। यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए। संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है हिफाजत करना या रक्षा करना। प्रतिरक्षण का मतलब होता है कि किसी से रक्षा करना, और परिरक्षण का मतलब होता है कि हर तरह से रक्षा करना। संरक्षण का मतलब होता है कि जो संविधान है, ठीक है, उसकी हिफाजत करेगा, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उसको बरकरार रखेगा, बनाए रखेगा। प्रतिरक्षण का मतलब होता है कि किसी से रक्षा करेगा, कोई भी बाहरी ऐसी कोई
आपदा आ गया जो संविधान के लिए खतरा है, ठीक है, उससे क्या करेगा, रक्षा करेगा। और परिरक्षण का मतलब होता है कि हर तरह से रक्षा करेगा, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे विषम परिस्थितियां हों, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां हों, हर तरह से क्या करेगा, संविधान की रक्षा करेगा, ठीक है, इसकी शपथ लेता है वहां पर। अगला है कि जनता के कल्याण एवं सेवा की शपथ। शपथ कैसी है, जनता के कल्याण और सेवा की शपथ, मतलब कुछ भी कार्य करेगा वो जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई नियम या कुछ कानून बनाने हैं, हालांकि जो भी नियम कानून बनाए जाएंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही बनाए जाते हैं, ठीक है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए जो भी जनता के कल्याण की बात करते हों, उसकी सेवा की बात करते हों, ठीक है। इसीलिए ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, है ना। जब जनता के कल्याण की बात आएगी तो उसी से हमारा जो राज्य होगा वो कल्याणकारी राज्य बन सकता है। ये तो रही बात आर्टिकल नंबर 60 की कि शपथ क्या लेता है। अब बात करते हैं कि अगर राष्ट्रपति संविधान के प्रारूपों के विरुद्ध जाके कुछ कार्य करता है, ठीक है, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है पद से, वो हमारा यहां पर दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 61 के तहत। आर्टिकल नंबर 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। इम्पीचमेंट कैसे लगता है, इम्पीचमेंट का मतलब होता है अगर संवैधानिक मूल्यों के आधार पर वो कार्य नहीं कर रहा है, संविधान के विरुद्ध जाके कार्य कर रहा है, इस संविधान के ऊपर निष्ठा नहीं दिखा रहा है राष्ट्रपति, तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, ठीक है। महाभियोग का मतलब होता है कि उसको उसके पद से हटाना, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से कैसे हटाया जाएगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पर महाभियोग पर दिया गया है, ठीक है। तो ये इसको हम अगली वीडियोज़ में पूरा डिस्कस कर लेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि महाभियोग होता कैसे है। महाभियोग लगाने के लिए सबसे पहले जो सांसद होते हैं, ठीक है, किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा अनुमोदन होगा, 1/4 सदस्यों द्वारा अनुमोदन होगा, ठीक है। और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। 14 दिन पूर्व मतलब अगर इम्पीचमेंट लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाएगा कि भैया आपको फलाने मामले में, है ना, इम्पीचमेंट लगाना है, महाभियोग लगाया जाएगा। तो इसकी सूचना राष्ट्रपति को, ऐसा नहीं हो कि राष्ट्रपति को मालूम नहीं और उसके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया और उसको हटा दिया गया, नहीं, उसको 14 दिन पहले बताया जाएगा कि भाई आपके ऊपर महाभियोग लगने वाला है, ठीक है। तो 14 दिन पूर्व की यहाँ पर सूचना देनी होगी। फिर इसमें भाग कौन लेगा, इसमें भाग लेंगे संसद के सदस्य। देखिए तो चीज़ें हैं, यहाँ पर संसद है और सदस्य हैं, यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि निर्वाचित सदस्य। जब इसको निर्वाचित किया गया था तब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य थे, और हटाया जा रहा है तो हर तरह के सदस्य आ जाएंगे, चाहे वो निर्वाचित हों या मनोनीत हों। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लेते हैं। और संसद का मतलब हो गया दोनों राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। दोनों में 1/4 भाग सदस्य जो है अनुमोदित करेंगे, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, और उसके बाद उसी सदन में 2/3 बहुमत से, कितने से, 2/3 बहुमत, मतलब विशेष बहुमत से, ठीक है, इसको पास कराएंगे। फिर अगर एक सदन में पास हो जा रहा है तो यही प्रक्रिया दूसरे सदन में भी चलेगी, 2/3 बहुमत से पास कर, दोनों सदनों से ये चीज़ें पास हो जाएंगी तो उसी क्षण से राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त समझा जाएगा, ठीक है। ये तो रही बात आर्टिकल नंबर 61 की। महाभियोग कैसे लगाया जाता है, पूरी प्रक्रिया हम डिटेल में समझने वाले हैं आगे के वीडियोज़ में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 62 की। आर्टिकल नंबर 62 कहता है
राष्ट्रपति पद की रिक्तियां या रिक्तता। आर्टिकल 62 कहता है पद की रिक्तता। तो पद की रिक्तता कैसे हो सकती है? या तो राष्ट्रपति खुद त्यागपत्र दे दे, या मृत्यु हो जाए, या त्यागपत्र दे दे, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या उस पर क्या लगा दिया जाए? महाभियोग लगा दिया जाए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा राष्ट्रपति का जो पद होगा वो खाली हो जाएगा। ठीक है, जब भी राष्ट्रपति के पद की खाली होने की बात आती है तो उससे पहले ही राष्ट्रपति के चुनाव कराने की बात आ जाती है। कहने का मतलब होता है कि जैसे ही मान लीजिए 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है तो उससे पहले ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, फलानी तारीख में चुनाव होने हैं, है ना। दूसरी चीज, अगर त्यागपत्र दे दिया है उसने, राष्ट्रपति ने, तो क्या होगा? राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देगा तो पुनः चुनाव होंगे। ठीक है, और पुनः चुनाव में जितने वर्ष का इसका कार्यकाल बचा था उतने वर्ष वो अगला वाला पूर्ण करेगा। अगला है मृत्यु। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जा रही है तो वही कंडीशन रहेगी, उसके पद को कभी राष्ट्रपति का पद यहाँ पर रिक्त नहीं रहेगा। और यही चीज़ यहाँ पर महाभियोग के समय भी है। अगर महाभियोग भी लग गया उसके ऊपर, ठीक है, तो अगर पद खाली है तो उसको किसी ना किसी तरह से उसको वहाँ पर भरा जाएगा। ये तो रही बात संघ की कार्यपालिका शक्ति के रूप में राष्ट्रपति हमने पढ़ा 52 से लेकर 62 तक। अब आगे की वीडियोज में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का जो भी निर्वाचक मंडल है, ठीक है, निर्वाचन की जो भी रीति है, भारत के राष्ट्रपति पे कौन सा जो महाभियोग लगता है उसकी कौन कौन सी पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, महाभियोग का पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स जित से। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।